वी लिव इन अ क्रेजी टाइम जहाँ पर हर कोई बिजी है। हमारे आसपास हम सभी को देखते हैं, सभी लोग बिजी है पैसा कमाने में। बट अगर मैं किसी दोस्त को भी पूछता हूँ कि चल यार राहुल 15 दिन कहीं पे छुट्टियाँ मनाते हैं, तो राहुल का जवाब ये होता है कि 15 दिन जाऊँगा तो भाई ईएमआई कहाँ से पे करूँगा, और ईएमआई नहीं पे करूँगा तो सारी मेरी जो चीज़ें हैं वो प्रॉब्लम में आ जाएगी। और ये सिर्फ राहुल की बात नहीं है, मैं देखता हूँ कि मेरे आसपास जितने भी लोग हैं, एवरीबॉडी इज़ वेरी बिजी। हर कोई बहुत बिजी है। बिजी किस चीज़ में? पैसा कमाने में। लेकिन उस पैसों को, मतलब उस पैसों से फाइनेंशियल फ्रीडम की जब बात आती है, उन पैसों से लाइफ जीने की जब बात आती है, तो वो फ्रीडम मुझे कहीं ना कहीं दिखाई नहीं देता। और इसी से रिलेटेड जब मैंने EY रिफाइन का एक सर्वे देखा, बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे था, और उन्होंने ये कहा कि 80% एम्प्लॉयज़ जो है इंडिया के, उनका पैसा मंथ के एंड तक बचता ही नहीं है। उसमें से भी और इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि 34% तो ऐसे हैं जिनका मिडिल मंथ तक भी नहीं बचता है। आई थिंक मेनी कैन रिलेट टू दिस। और सिर्फ 13% ऐसे लोग हैं जो अच्छा खासा बचाते हैं। तो इसके अगर मैं डीप में गया तो मुझे पता चला कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। इंडिया हिस्टोरिकली तो ऐसा नहीं था। हिस्टोरिकली देखा जाए तो इंडिया का सेविंग रेट 28%, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, जो बहुत तेज़ी से गिर रहा है। जब ये शॉकिंग फिगर सामने आया तो थोड़ा मैंने डीप जाकर देखा तो एक प्रॉब्लम नज़र आई। प्रॉब्लम थी डिसिप्लिन की। अब ये जो 80% लोग हैं जो महीने के एंड तक, अंत तक उनका कुछ नहीं बचता है, ऐसा नहीं कि ये लोग सेव नहीं करना चाहते, पैसा तो ये भी सेव करना चाहते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? तो प्रॉब्लम है गलत मैकेनिज्म, गलत सिस्टम। इंडिया में जो बैंक अकाउंट हम बैंक के साथ खोलते हैं उसका नाम होता है सेविंग अकाउंट। आइडियली हमारे दिमाग में कभी ऐसा नहीं आता है कि ये सेविंग के लिए हम यूज़ करते हैं। वी यूज़ इट फॉर डे टू डे एक्टिविटीज़, बट नाम उसका है सेविंग अकाउंट। तो कई बार जो लोग सैलरीड लोग हैं वो पैसा सेव कहाँ पर करते हैं? सेविंग अकाउंट में। बट द मेन प्रॉब्लम विद दिस इज़ कि जब भी आप सेविंग अकाउंट में जितना भी पैसा डालते हो, थोड़ी भी अर्जेंसी आए जाके निकाल लो, तो पैसा सेव कैसे होगा? एंड दिस इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम कि लोगों को यही नहीं पता कि पैसा सेव कहाँ पर करना है, उसको एग्जैक्टली अलग कैसे करें हमारे बाकी एक्सपेंसेस से, बाकी पैसों से। एंड दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और इसी का मैं आज सोल्यूशन लेके आया। सो लिसन केयरफुली। इस सोल्यूशन का नाम है द 5 स्क्वायर रूल। अब ये 5 स्क्वायर रूल क्या कहता है? 5 स्क्वायर रूल ये कहता है कि मंथ के स्टार्ट में, मंथ की 5 तारीख को आपको SIP शुरू करनी है। अब आप कहेंगे कि इसमें स्पेशल क्या है, ये चीज़ कैसे डिसिप्लिन में लाएगी? सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग। पहली चीज़ आपको ये करनी है कि जनरली सभी की सैलरी जो होती है वो 5 तारीख तक लगभग हो जाती है। सो यू आर पिकिंग 5th डे ऑफ एवरी मंथ एज योर SIP डेट। ये तो आपने कर लिया। अब आपकी जो भी अर्निंग है, लेट्स योर सैलरी इज 50,000 रुपीज़ पर मंथ, उसका 5% ही आपको लेना है। आप बोलेंगे 5% क्यों? मैं तो 10%, 20%। नो, स्टार्ट विथ 5%, बिकॉज डिसिप्लिन बनाने के लिए शुरुआत छोटे से ही करो, ताकि आपके बजट पर उसका ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। ज़्यादा अमाउंट डालोगे तो शायद उतना कंसिस्टेंटली आप नहीं कर पाओगे। सो सेव जस्ट 5%, तो 50,000 का लगभग 2500 आ गया 5%। नाउ यू आर इन्वेस्टिंग दिस 5% ऑन द 5th ऑफ एवरी मंथ इन एनी लिक्विड फंड। ये लिक्विड फंड क्या होता है? लिक्विड फंड एक सेविंग अकाउंट की तरह आपको इंटरेस्ट देता है, सेफ होता है, और यहाँ पर आपका पैसे में कुछ रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, बट यू कैन सेव। ये सेविंग अकाउंट से कंप्लीट डिफरेंट है, बिकॉज सेविंग अकाउंट में आप जब चाहो पैसा निकाल सकते हो, बट हियर आप तुरंत निकाल नहीं सकते। एंड इंडिया में 44 म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं जिन्हें हम पॉपुलरली एसेट मैनेजमेंट कंपनीज कहते हैं। जो बैंक से लगभग सारी एसेट मैनेजमेंट बिजनेस में भी है, तो आपको सेफ से सेफ ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। कई सारी AMCs, गवर्नमेंट AMCs भी है, वो भी ऑप्शन मिलेंगे, और हर किसी का एक लिक्विड फंड होता है। सो यू कैन गो विद दैट फर्स्ट। अब ये तो, इसे ना 2 प्रॉब्लम सॉल्व होती है, ये 2 मैजिक करता है। अब पहला मैजिक ये है कि आप मंथ के 5th को स्टार्ट कर रहे हो, यानी मंथ के एंड में जो हमारी साइकोलॉजी क्या है कि मंथ के एंड में जो पैसा बचा हुआ है उसे बचाएंगे। बचेगा ही नहीं, और 80% का तो बचता ही नहीं है, 34% का तो 15 तक भी बचता नहीं है। तो ये प्रॉब्लम 5th को ही सॉल्व हो जाएगी कि मंथ के स्टार्ट में ही आपका 5% पैसा सेव हो गया। बट इसकी ब्यूटी क्या है पता है आपको इस रूल की? और उसे SIP की आप ब्यूटी कह सकते हैं कि 5 तारीख को, 5 तारीख को पैसा ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाता है। कोई भी SIP हो, आपका पैसा ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाता है। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि मैं अलग से करूँ,
और आप खुद करोगे, देयर आर हाई चांसेस कि आपका डिसिप्लिन कहीं ना कहीं टूट जाएगा, कभी ना कभी टूट जाएगा. सो दिस इज द ग्रेटेस्ट हैक आई हैव कम अक्रॉस. और इसे मैंने पर्सनली, जब मैंने खुद ने भी ये प्रॉब्लम सॉल्व फेस की, तब जाके मैंने सोचा कि इसे क्या कर सकते हैं. तो आई स्टिल फॉलो दिस रूल. अब धीरे धीरे क्या करना है आपको कि हर महीने ये जो परसेंटेज है इसको बढ़ाना है. आप शुरुआत के 6 महीने कंटिन्यू इसी पे रखिए, ज़्यादा मत बढ़ाइए, बिकॉज 5% शुरुआत में कुछ लगता नहीं है. इट्स वेरी इजी टू गेट स्टार्टेड. अब जैसे वैसे महीने जाएंगे, 6 महीने बाद अब इसको 6% करो, 7% करो. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी सैलरी भी जैसे जैसे बढ़ेगी, अमाउंट बढ़ती रहेगी. सो दैट वे दिस बिग प्रॉब्लम ऑफ डिसिप्लिन विल बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन. आपको खुद को कुछ नहीं करना है, सब कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली चल रही हैं. सैलरी आ रही है, 5-7% पैसा सेव हो रहा है, बाकी का पैसा खर्च हो रहा है, दैट इज सॉर्टेड नाउ. तो अगर आपको वेल्दी बनना है तो उसके 3 रूल होते हैं सिंपल. एक तो स्ट्रॉन्ग एक्टिव इनकम, जो कि हर कोई कर रहा है, या तो जॉब से या फिर बिजनेस से. बट स्ट्रॉन्ग एक्टिव इनकम का ये मतलब नहीं कि आप वेल्दी बनोगे. आई नो मेनी पीपल जिनकी मंथली सैलरी 2 लाख 3 लाख है, लेकिन अंत में कुछ नहीं बचता है. कोई फ्लैट के EMI में चला गया, बंगले के EMI चला गया, गाड़ी के EMI में चला गया. सो यू आर लिविंग पे चेक टू पे चेक. आज भी उस पर्सन से भी मैं पूछूं कि चलो यार कुछ दिन निकालते हैं, तो वो टाइम नहीं है, क्योंकि वो फाइनेंशियल फ्रीडम इन प्लेस नहीं है. तो वेल्दी बनना है तो फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग एक्टिव इनकम, जो कि लगभग सभी के पास है. सेकंड थिंग, उसे सेव करो उसमें से कुछ, बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज नॉट हाउ मच यू मेक, हाउ मच यू सेव. सो सेविंग आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. इसको आप धीरे धीरे 5 साल का टारगेट लेके 25% पर मंथ तक मुझे लेके जाना है. स्टेप बाय स्टेप करोगे, डिसिप्लिन के साथ करोगे, कुछ महीने में पैसा जब इकट्ठा होगा ना, मज़ा आता है. शुरुआत में हमें लगता है कि कितनी अमाउंट है ये छोटी सी, जैसे जैसे बड़ी होने लगती है, रिटर्न्स देखने मिलते हैं, तब मज़ा आता है. सो नाउ दिस अर्निंग का प्रॉब्लम तो आपका सॉर्टेड है, सेविंग का प्रॉब्लम सॉर्टेड है. नाउ आपको फिगर आउट करना है इसे इन्वेस्ट कहाँ पर करना है, बिकॉज वेल्थ तो तभी जनरेट होगी. तो इसको आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है. सिंपली पहला पार्ट है FD का. अब ये FD में भी क्यों बोल रहा हूँ कि फाइनेंस इन्फ्लुएंसर आजकल इसके बारे में बात करना गैर मानते हैं, गलत मानते हैं. तो देखिए, आपका जो भी फंड ये बन रहा है सेविंग का, इसे 2 पार्ट में आपको डिवाइड करना है. फर्स्ट पार्ट इज इमरजेंसी फंड, सेकंड पार्ट इज इन्वेस्टमेंट फंड. ये इमरजेंसी फंड क्यों? कई बार हम ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, इवन दो वी हैव इंश्योरेंस, कई बार ऐसे प्रॉब्लम हम फेस करते हैं कि उसके लिए हमारे पास अर्जेंटली पैसा होना ज़रूरी है. और इसीलिए आप देखो, जो हमारे घर में बुजुर्ग लोग होते हैं, दे बिलीव इन लिक्विड एसेट्स. गोल्ड पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, बिकॉज कभी भी आप उसे लिक्विड कर सकते हैं. तो दैट इज़ वाई अगर आपको इमरजेंसी फंड में जाना है तो 2 तरीके उसमें. FD में जाओगे तो बेटर है. गोल्ड में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज इंडिया का जो ट्रेड डिफिसिट है फिलहाल वो बहुत हाई है, और गोल्ड का भी एक रीज़न उसमें है. इंडिया बहुत भारी मात्रा में इंपोर्ट करता है, उसकी वजह से इंडिया का ट्रेड डिफिसिट होता है, इकोनॉमी को भी थोड़ा बहुत नुकसान होता है. लेकिन फिर भी अगर आपको करना है तो यू कैन डू दैट. गोल्ड इज ऑल्सो गुड फॉर द इमरजेंसी फंड, बट FD इज आइडियल, क्योंकि यहाँ पर आप अगर इमरजेंसी के लिए तोड़ भी देते हो तो थोड़ा बहुत आपको पेनल्टी लगेगा, बट लिक्विडिटी अच्छी है. अब बात आती है पैसा बनाने की. तो पैसा बनाने की बात आती है तो इसमें 2 तरीके आते हैं. इसमें पहला पार्ट है इक्विटी का, दूसरा है डेट का. अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो यहाँ पर बैठे हुए मुझे लगता है कि 90% लोगों को नहीं पता होगा, और वो ये है कि बैंक FD से भी एक चीज़ ऐसी है जो इससे भी ज़्यादा सेफ है. बैंक FD में आपका कितना अमाउंट इंश्योर होता है? 5 लाख तक का. देयर इज़ वन इंस्ट्रूमेंट जिसमें 100% सेफ्टी है, और सिर्फ इतनी बात नहीं, वो FD से भी बेटर रिटर्न्स देते हैं, और इसका नाम है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़. अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बारे में अवेयरनेस नहीं है, इसलिए हमें पता नहीं है. तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में 2 पार्ट आते हैं. अगर आप 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हो तो उसे ट्रेजरी बिल्स कहते हैं. अगर मैं आज के एक्सपायरी का कोई ट्रेजरी बिल्स खरीदता हूँ, जिसकी मतलब बीडिंग लास्ट डे आज की है, तो उसका करंट रेट चल रहा है 6.8% फॉर 91 डेज. 3 महीने की आप ट्रेजरी बिल्स खरीद रहे हो जिसका रेट आज चल रहा है 6.8% एट द टाइम ऑफ दिस रिकॉर्डिंग. सो दिस इज़ वेरी शॉकिंग कि इतने रिटर्न्स कौन दे रहा है 3 महीने में. लेकिन देर आर मेनी ऑप्शंस फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, बिकॉज गवर्नमेंट को भी काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, बाकी प्रोजेक्ट्स हैं, उन्हें फंड करने के लिए पैसा चाहिए. और इंडिविजुअल से पैसा लेंगे तो कम इंटरेस्ट में काम चलेगा, और इंडिविजुअल्स को भी बैंक से बेटर रिटर्न्स मिल जाएंगे. दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है. सेम गवर्नमेंट अगर बैंक से लोन लेने लगेगी तो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. सो दिस इज़ अ शॉर्टकट और बेस्ट डील फॉर देम. सो ट्रेजरी बिल्स है, लॉन्ग टर्म में जाना है तो 1 साल से लंबी जो इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, उसे बॉन्ड्स कहते हैं. अब गवर्नमेंट बॉन्ड्स कई सारे हैं. साथ ही अगर हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स की बात करें
तो वो भी कई सारे यहाँ पर आपको मिलते हैं जो 8.5% तक के इंटरेस्ट देते हैं आपको, एंड वर्चुअली इनकी गारंटी देती है गवर्नमेंट। सो सेफ है, रिटर्न्स बेटर हैं। आपने हाईवे देखे होंगे, सरकार के पास उतना पैसा ही नहीं है हाईवे बनाने का, उनके पास है सोल्यूशन, पब्लिक से पैसा लेना है, हाईवे बनाना है, हाईवे बनाने के बाद वहाँ पर टोल लगाने हैं, टोल लगा के पैसा लेना है और आपको वापस देना है। साल में 2 बार आपको इंटरेस्ट मिलेगा बॉन्ड में, टीडीएस नहीं कटेगा एफडी जैसा, और रिटर्न्स भी एफडी से बेटर मिलेगा। सो अब बॉन्ड में कितना पैसा डालना है आपको, तो इसमें रिस्क भी नहीं होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। यहाँ पर आपको जितनी आपकी एज है ना, लगभग उतना पैसा आप डाल दीजिए। जो भी इन्वेस्टमेंट फंड है उसका 20% हमारा इसमें चला गया इमरजेंसी में, बचा हुआ 80 है। उसमें से जितनी आपकी एज है उतना आप डेट में डाल सकते हो, यानी बॉन्ड्स में डाल सकते हो। जैसे कि आपकी एज है अभी 25, तो 25% उसका बॉन्ड में चला गया। अब जो बाकी मेजर अमाउंट बचा है उसे आपको, अगर आप रिस्क लेने के लिए थोड़ी तैयार हो तो आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स माने इक्विटी आप बोल सकते हैं, जहाँ पर इंडिया में जो कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज लिस्टेड हैं उसमें जनरली ये इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर हम सीधा कंपैरिजन करें, सिंपल कंपैरिजन, अगर आप 20 साल पहले 1 लाख रुपए एफडी में डालते तो 4 लाख रुपए होते, गोल्ड में डालते तो 9 लाख रुपए होते, और सिंपली सेंसेक्स के इंडेक्स फंड में डालते तो 18 लाख रुपए होते। ये जो रिटर्न्स है पिछले 5 साल के भी देखोगे, 10 साल के भी देखोगे, 20 साल के भी देखोगे, आपको कंसिस्टेंटली अच्छे दिखेंगे। एक्विटीज़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होती है, यानी जो स्टॉक्स है और म्यूचुअल फंड है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होती है। तो 1-2 साल के रिटर्न आपको यहाँ पर देखने नहीं है, ना ही 1-2 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। यहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको बने रहना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए। सो दैट इज़ वन थिंग। सो अगर जो आपकी एज है उतना आपने बॉन्ड में कर दिया, बाकी का आपको म्यूचुअल फंड में करना है। और म्यूचुअल फंड में भी यू कैन स्टार्ट विद इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड में आपको ज़्यादा कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत नहीं है। इंडेक्स फंड में सिंपली यू कैन स्टार्ट विद सेंसेक्स एंड निफ्टी इंडेक्स फंड्स। इंडिया में सेंसेक्स और निफ्टी ये 2 मेन इंडाइसेस है, इंडिया के 2 जो बड़े एक्सचेंजेस हैं उनके। और यहाँ पर बहुत जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है जो स्टेडीली ग्रो कर रही है, टाटा का TCS है, ऐसी कई सारी जो टॉप 30 कंपनीज है उससे सेंसेक्स बना है, और टॉप 50 कंपनीज है उससे निफ्टी बना है। तो बहुत जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ती रहेगी, इफ़ यू थिंक दैट इंडिया विल ग्रो, इफ़ यू आर बुलिश ऑन इंडिया, देन यू कैन गो विद द इंडेक्स फंड्स। दीज आर लाइक वेरी सेफ एज वेल एज एफडी से लगभग डबल के रिटर्न्स इन्होंने अब तक हिस्टोरिकली दिए हैं। अब बात आती है उन लोगों की जो थोड़ा और रिस्क लेना चाहते हैं और कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में क्यों, हम खुद क्यों नहीं करें इन्वेस्टमेंट। तो उसमें देखिए आपको बताओ कि जो भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं दे आर मैनेज बाय फंड मैनेजर्स जिनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है ऑलरेडी इस फील्ड में। आप जो भी टॉप के फंड मैनेजर्स देखेंगे 5 या 10, 15-15, 20-20 साल इन्होंने कैपिटल मार्केट में, स्टॉक मार्केट में बिताए हैं। दे नो द इनसाइड आउट ऑफ द इंडस्ट्री। और फिर आप जाते हो और बोलते हो कि मैं 2 महीने हो गए स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, मुझे रिटर्न्स ही नहीं आ रहे, या मेरे रिटर्न्स नेगेटिव में चले गए। तो आपको बता दूं कि एक माल्कम ग्लैडवेल करके ऑथर है, तो इन्होंने बहुत डीप रिसर्च किया कि जो लोग सक्सेसफुल है हर एक फील्ड में, उनमें खास बात क्या है। जब इन्होंने बहुत डीप में गए तो इन्हें पता चला एक रूल के बारे में जिसका नाम था 10,000 आवर्स रूल। यानी कि किसी भी चीज़ में अगर आपको पारंगत होना है, आपको एक्सपर्ट होना है, तो आपको उसमें 10,000 आवर्स की प्रैक्टिस लगेगी। वो चाहे क्रिकेट हो, वो चाहे इन्वेस्टिंग हो, या फिर कोई भी चीज़ हो, एक्टिंग हो, कोई और गेम हो, आपको 10,000 आवर्स की प्रैक्टिस लगेगी ही लगेगी। और हिस्टोरिकली आप भी आपके आजू बाजू के जो लोग हैं उन्हें ऑब्जर्व कीजिए, उनके सक्सेस को देखो, ये देखिए कि कब से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। चाहे वो सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं जो बचपन से क्रिकेट खेल रहे हैं, सो इट टेक्स दैट मच टाइम, एफर्ट्स लगते हैं, हार्डवर्क लगता है, उसके बिना कुछ भी नहीं होता है। तो जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की बात करते हो तो पहले 1-2 साल आपके सीखने में ही चले जाएंगे। उससे मतलब लर्निंग्स के अलावा आपको बाकी चीज़ें यहाँ पर नहीं मिलेगी शुरुआत के टाइम में। सो इट्स बेटर टू गेट स्टार्टेड विद इंडेक्स फंड्स। और पैरेलली अगर आपको सीखना है तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि स्टॉक मार्केट एक रिस्की एसेट क्लास है, और पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए है जो बिजनेसेस को एनालाइज करना जानते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना मतलब है क्या? एक बिजनेस में इन्वेस्ट करना, अगर वो बिजनेस आगे बढ़ा तो आपका पैसा बढ़ेगा, अगर वो बिजनेस बैंकरप्ट हुआ तो आपका पैसा चला जाएगा। एज सिंपल एज दैट। और हमारे आजू बाजू में कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम रेगुलर बेसिस पर यूज़ करते हैं, तो उनमें अगर आपको लगता है कि हाँ इन्वेस्ट करके वो कंपनी ग्रो करेगी, सो यू कैन बिकम पार्टनर इन दैट कंपनी। और यही अपॉर्चुनिटी स्टॉक मार्केट आपको इन्वेस्ट करके देता है। वही जो कंपनीज होती हैं उन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम इस पब्लिक से पैसा रेज करके अपने बिजनेस को और बढ़ाएं। IPO और कुछ नहीं, बस यही होता है। अब और एक चीज़ आती है, जब भी बात आती है इन्वेस्टमेंट की, जब भी बात आती है वेल्दी बनने की, तो ये एक साइंस है।
और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि 2-4 टेक्निक्स आपने फॉलो कर ली, 2-4 चीज़ें आपने सीख ली तो आपका काम बन जाएगा। यहाँ पे एक बहुत अहम रोल निभाते हैं इमोशंस, आपकी साइकोलॉजी। मैंने कई सारे लोगों को देखा है जो कई बार म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और 2-3 महीने में बोलते हैं कि ये तो कुछ दम नहीं आया, मज़ा नहीं आया। इट्स नॉट समथिंग कि आपको क्विकली कुछ मिलेगा। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन्हें आपको उसी तरह से ट्रीट करना होगा। और साथ ही आपको ये भी देखना होगा कि जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो जो एसेट क्लास है वो मुझे मेरी रिक्वायरमेंट्स को सूट कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर कोई ऐसे शख्स है जो रिस्क नहीं लेना चाहते तो इट्स बेटर फॉर देम कि जब तक अब तक अगर वो एफडी में कर रहे हैं तो दे कैन एक्सप्लोर बॉन्ड्स, जो बहुत सेफ है, उससे भी ज़्यादा सेफ है, बेटर रिटर्न्स दे रहा है। अगर आपको थोड़ा रिस्क लेना है तो देन यू कैन एक्सप्लोर द रिस्की एसेट क्लासेस। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि अगर आपको इस चीज़ में इन्वेस्टिंग में एक्सपर्ट बनना है या फिर इस पूरी रैट रेस से बाहर आना है तो आपको हफ्ते में 3 से 4 घंटे इन्वेस्टिंग सीखने के लिए ज़रूर देने पड़ेंगे। ये सिर्फ कोई 2-4 बुक्स पढ़ने से या फिर 2-4 सेमिनार करने से आपका काम नहीं बनेगा। ये एक बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसे आपको सीखना पड़ेगा और आपके पैसों को कैसे बढ़ाना है इसके साइंस को समझना पड़ेगा, पैसों की ग्रोथ के आर्ट को आपको समझना पड़ेगा। और ये जिस दिन आप धीरे धीरे सीख जाएंगे आप काफ़ी कुछ आगे बढ़ चुके होंगे अपनी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में। सो दैट इज़ ऑल आई वांटेड टू टेल यू। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।